नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए, बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ सेट लगा चुके हैं। आज की क्लास में पांचवी क्लास है आपकी, जिसमें हम समान अध्ययन से कुछ आपको बताया गया था। पहले भी प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, तो प्रत्येक टॉपिक से आज भी हम प्रश्नों की बात करेंगे कि हर एक टॉपिक से आपके एक प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे उनके सभी ऑप्शन का मतलब, ये ऑप्शन कैसे क्वेश्चन उठाता है और कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि बच्चों को अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो राइट, आपका पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, यानी जो आपकी लिखने की पद्धति होती है, गद्य होता है पद्य होता है, उनमें दोनों में लिखा गया कौन सा गद्य है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऋग्वेद दे रखा है, यजुर्वेद दे रखा है, सामवेद दे रखा है, अथर्ववेद दे रखा है। तो आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं, पहला वेद कहते हैं। आपका प्रथम वेद है, कौन सा आपका? ये प्रथम वेद है, जिसको हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। राइट, यजुर्वेद, हाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा, क्योंकि आपका यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। किसमें लिखा गया? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। राइट, ये आपका यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है, याद रखना है। राइट, अगला आपका क्या? सामवेद। सामवेद आपका वह वेद है जिसमें संगीत गायन टोटका वगैरह, जानते ना आप, संगीत गायन वगैरह है। इसमें क्या है? संगीत हो गया, गायन हो गया, वादन हो गया, टोटका हो गया, ये सभी चीज आप किसमें है? सामवेद में। याद है किसमें? आपके सामवेद में है। अथर्ववेद आपका ये सबसे अंतिम वेद है। कौन सा आपका? अंतिम वेद है। और आपको पता होगा कि हमारे पुराणों में कितने, हमारी संस्कृति में कितने, यानी 4 वेदों की चर्चा की गई। 4 वेदों की चर्चा की, 4 में से एक आपका पहला ये है, दूसरा आपका ये है, पहला आपका यही है, दूसरा आपका ये है यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद है और चौथा आपका अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन आपको इसमें है कि महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कब हुआ था? राइट, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण आपका कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 483 ईस्वी में, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, याद रखना ईसा पूर्व है, 563 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या इसमें दिख रहा है? पहले हम ऑप्शन देखते हैं, 483। हाँ, 483 में आपका 483 से पूर्व में महात्मा बुद्ध जी का क्या हुआ था? महानिर्वाण हुआ था, उनका देहांत हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। राइट, कहाँ हुआ था? आपका कुशीनगर में हुआ था। आपको याद रखना, सामान्य अध्ययन में आपको काफी बार पूछा गया है। और दूसरा तो क्या है? 563 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के पास हुआ था, कपिलवस्तु में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था, कपिलवस्तु के पास। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास, लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, कपिलवस्तु के पास। और इनका किस गणराज्य में? शाक्य गणराज्य के इनके पिता क्या थे? प्रमुखिया थे या प्रमुख थे। तो इनका किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाक्य वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? शाक्य वंश में हुआ था। याद रखना, शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। राइट, इनकी माता का नाम क्या था? तो इनके महात्मा बुद्ध की जो माता कौन थी इनकी? इनकी माता थी महामाया। कौन थी? महामाया। महामाया था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। राइट, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। और इनके जो पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम इनके राहुल था। क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछे जा सकते हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये इनका जन्म हुआ था 483 ईस्वी में, और महानिर्वाण इनका महानिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब बात आती है 599 ईसा पूर्व की। यह जो 599 ईसा पूर्व है, इस समय क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जो आपके कौन है? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। याद रखना, 24वें तीर्थंकर है। तो 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में। कब होता है? 599 ईसा पूर्व में होता है। 599 ईसा पूर्व में कहाँ होता है इनका जन्म? 599 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? कुंडाग्राम में होता है। कहाँ होता है? वैशाली के निकट आपका गांव पड़ता है कुंडाग्राम। क्या पड़ता है? कुंडाग्राम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वैशाली के निकट पड़ता है। वहां इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। राइट, याद रखना, इनका जन्म हुआ था 24वें तीर्थंकर। और पूछ ले आपसे अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो यही अंतिम तीर्थंकर भी आपके जैन धर्म के माने जाते हैं, याद रखना है। राइट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हितोपदेश की रचना किसने की है? हितोपदेश की रचना किसने की है? तो आप क्वेश्चन आपसे कह रहा है कालिदास, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त, वात्स्ययन ने। याद रखिए, कालिदास जी ने
किसकी रचना की है? आपने पढ़ते होगे अभिज्ञानम शकुंतलम। क्या पढ़ते हैं? अभिज्ञानम शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? ये की थी आपके कालिदास जी ने की थी। किसने की थी? कालिदास जी ने की थी आपकी अभिज्ञान शकुंतलम की रचना, याद रखना है, कालिदास ने की थी। और विष्णु शर्मा ने क्या की थी? हाँ, आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी ने क्या किया था? हितोपदेश की रचना की थी, राइट, हितोपदेश की रचना की थी। और विष्णु शर्मा ने किसकी की थी? हितोपदेश के अलावा किसकी की थी? हितोपदेश की तो की थी इन्होंने, हितोपदेश की थी। और इन्होंने रचना की थी, आपने पंचतंत्र का नाम सुना हो। किसका नाम? पंचतंत्र। पंचतंत्र आपने नाम सुना है? पंचतंत्र कहानी जो होती है उसकी रचना भी किसने की है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ही की है, याद रखना है। विशाख दत्त, विशाख दत्त ने किसकी रचना की? इनकी रचना एक मुद्रा राक्षस, बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखिए किसने की है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने की है? मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस। इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि विशाख दत्त की रचना, इन मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? आपके विशाख दत्त जी हैं। कौन है? विशाख दत्त जी हैं, आपको याद रखना है। अब पूछे वात्स्यन, वात्स्यन ने किसकी रचना की है? तो वात्स्यन ने भैया कामसूत्र की रचना की है। किसकी रचना की है? कामसूत्र एक इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, उसकी रचना की है, काफी प्रसिद्ध है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वात्स्यन ने किनकी की है? कामसूत्र की है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की है। विष्णु शर्मा ने हितोपदेश, हितोपदेश और पंचतंत्र की रचना की है। और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम और भी रचनाएं, मेघदूत वगैरह की रचनाएं की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है आपसे पूछा जा रहा है, यानी कौन था? पहले तो भूतकाल हो गया ना, आपका मध्यकालीन भारत में था, तो गुलाम वंश आपके मध्यकालीन भारत में था। और गुलाम वंश किसके अंतर्गत आता है? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला शासन हुआ था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, याद रखना है। और जिसमें दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों ने काम किया है, यानी कितने शासक मुख्य रूप से रहे हैं? 5 शासकों ने काम किया है। कौन कौन से आपके? पहले इसका आप आंसर कंफर्म कर लेते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सबसे पहले आया था आपका गुलाम वंश आया था। क्या आया था? गुलाम वंश आया था। कौन आया था? गुलाम वंश आया था, जिसका जिसका शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का पहला राजा था, याद रखना है। और इसके बाद इसका इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश आया, उसकी बेटी रजिया सुल्तान आई। जो रजिया सुल्तान कौन थी? पहली महिला शासक थी। रजिया सुल्तान कौन है? पहली महिला शासक है, पहली महिला शासक थी। कौन थी? पहली महिला शासक है। पहली महिला शासक कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान, याद रखना। पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान है, याद रखना है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला शासक पूछा जा सकता है। कौन थी? रजिया सुल्तान थी, याद रखना है। और इन जो इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन एक लड़का आरम शाह था, वो काफी योग्य नहीं था, उसको हटा करके इसके पिता इल्तुतमिश आए थे। और इल्तुतमिश के बाद आपकी फिर इनकी बेटी आती है रजिया सुल्तान, याद रखना है। इसके बाद अगला आपकी बात करते हैं, अगला वंश कौन था? गुलाम वंश के बाद आता था आपका खिलजी वंश। कौन सा आता था? खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश। क्योंकि गुलाम वंश में जो शासक थे, पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, इल्तुतमिश जैसे आपका गुलाब ये हो गया, फिर इसके बाद आपका था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद कौन था? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। जो मुख्य राजा थे उसकी बात की जा रही है, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान के बाद मुख्य कौन था? फिर इसके बाद मुख्य इनका कौन था? इनके मुख्य था, आपने बलबन का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? बलबन। ये मुख्य शासक था गुलाम वंश के। इतने मुख्य शासक थे आपके गुलाम वंश में। फिर आते खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, जो पहले शासक थे। और अंतिम शासक इनका विशेष तौर पर कौन थे? जो मतलब अंतिम शासक कोई और भी था, लेकिन आपके जो ज्यादातर पूछे जाते हैं खिलजी वंश से, और कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था, जो काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। काफी अच्छा काम इन्होंने किया था, पर कुछ ज्यादा क्रूरता के काम भी करता था। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, महत्वपूर्ण शासक खिलजी वंश का। खिलजी वंश के बाद कौन सा आया था? खिलजी का वंश आया था या सैयद वंश आया था? याद रखें, कौन सा आया था आपका? सैयद वंश आया था या कौन सा वंश आया था, बताइए। तो आपका पहले वंश आता है गुलाम वंश आता है, दूसरा आपका खिलजी वंश आता है, इसके बाद एक वंश आता है सैयद वंश आता है, फिर सैयद वंश के बाद एक आपका तुगलक वंश भी आता है। पहले आता है आपका खिलजी वंश के बाद कौन आता है? तुगलक वंश आता है। कौन आता है? तुगलक वंश आता है, याद रखिए, तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, याद रखिएगा।
फिर इसके और भी शासक हुए हैं जिसको मूर्ख और विद्वान मूर्ख शासक कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर ऐसे कई सारे शासक इसमें रहे हैं। इसके बाद तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, तीसरा आपका तुगलक वंश, चौथा आपका सैयद वंश होता है। कौन सा होता है? सैयद वंश होता है, सैयद वंश होता है। सैयद वंश से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथा आपका कौन सा होता है? सैयद वंश होता है। सैयद वंश का शासक कौन था? आपका संस्थापक था खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां इसका संस्थापक था। सैयद वंश का मुख्य शासक खिज्र खां ही आपको याद रखना है, सैयद वंश का इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश के बाद चौथा पांचवा आपका कौन सा वंश आता है? तो पांचवा वंश आता है आपका लोधी वंश। कौन सा आता है? लोधी वंश आता है, लोधी वंश आता है, याद रखना कौन सा वंश आता है? लोधी वंश आता है। लोधी वंश का पहला शासक कौन था? पहला शासक बहलोल लोधी था। इसका स्थापना करने वाला कौन था? बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था, याद रखना बहलोल लोधी था। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इसका कौन था? बहलोल लोधी के अलावा अंतिम शासक कौन था? आपने इब्राहिम लोधी का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का नाम आपने सुना होगा, जो आपका किससे पराजित हो गया था? ये आपका पराजित हो गया था बाबर से। इब्राहिम लोधी, बाबर और 1526 में इसका युद्ध हुआ था पानीपत में, उसमें बाबर से क्या हो गया था? पराजित हो गया था। इसके बाद ही कौन सा वंश आया? फिर इसके बाद 5 मुख्य वंश थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में चालू हो गया था मुगल वंश। क्या चालू हो गया था? मुगल वंश चालू हो गया था 1526 से। कौन से? 1526 से चालू हो गया था। किसने चालू किया था? बाबर ने चालू किया था, बाबर ने स्थापना की थी। बाबर की पुस्तक का नाम क्या है? तुजु के बाबरी। कौन है? तुजु के बाबरी। इन्होंने आत्मकथा लिखी है, याद रखना है। बाबर के लड़के का क्या नाम था? जो मुख्य शासक के रूप में काम कर रहा था, हुमायूं था। बाबर के बाद क्या आया? हुमायूं आया था, हुमायूं आता है, याद रखना हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद कौन आता है? हुमायूं के बाद कौन आता है आपका? तो हुमायूं के बाद आता है अकबर आपका आता है, अकबर आता है। फिर ऐसे बहुत सारे शासक आते गए, अकबर आ गया, फिर जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गए। ये मुख्य शासक इसके थे, बाबर मुगल वंश के मुख्य शासक आपके रहते। फिर लास्ट में आता है बहादुर शाह जफर। कौन आता है? बहादुर शाह जफर आता है, बहादुर शाह जफर आता है, जफर आता है, जो 1857 क्रांति के समय हटा दिया जाता है, भाग लेता है उसके समय फिर इसका काम तमाम हो जाता है, इनको हटा दिया जाता है, काफी सारे काम इनको, मतलब तब से मुगल वंश का बिल्कुल अंतिम शासक ही कहा जाता है। राइट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा 1857 क्रांति का कारण नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा 1857 क्रांति का कारण है, नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कारण है, बस जल्दी पढ़ लिया, नहीं को भूल गए। बच्चे क्या कहते हैं? नहीं को भूल जाते हैं, तो आपको नहीं को नहीं भूलना है, नहीं को याद रखना है। तो राज्य हड़प नीति, हाँ ये आपका क्या था? आपका 1857 क्रांति के एक मुख्य कारण ये भी रहा है राज्य हड़प नीति, जो किसने की थी? डलहौजी ने। किसने की थी? डलहौजी ने चालू की थी। बस राज्य यदि उसका कोई वंश नहीं है, उसके बालक नहीं है, उसका बेटा नहीं है, तो उससे राज्य क्या कर लिया जाता? अपने में शामिल किया जाता था, मिला लिया जाता था। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण झांसी था। झांसी की रानी को क्या कर दिया गया था? आपको हटा दिया गया था। क्या कह दिया? हटा दिया गया था, हटाने की कोशिश की गई थी, यानी इसको हटाया गया था और हड़प नीति लगाया गया था। बाद में उनकी हत्या हो गई थी, यानी उसके युद्ध में वीरगति प्राप्त हो गई थी। दूसरा कौन सा? लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि। हाँ ये भी क्या है? राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा, ये भी कारण है। मतलब इसका कौन सा कारण नहीं है? तो ये कह रहा है ये भी कारण है। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, ये भी कारण है। रेलवे का भी रेलवे का विस्तार, ये राइट आंसर है। सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे का विस्तार। रेलवे का विस्तार 1857 क्रांति का कारण नहीं है। चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग, हाँ ये आपका कारण है, क्योंकि ये आपका 1857 में क्या हुआ था? बैरकपुर में, बैरकपुर की घटना याद है आपको? बैरकपुर में, जिसमें किसने? मंगल पांडे ने क्या किया था? विरोध किया था। मंगल पांडे ने विरोध किया था कि चर्बी से बनी कारतूस का उपयोग करने थे, जो राइफल थी उसको चर्बी से बनी कारतूस यूज करना पड़ता था, उसका विरोध किया था। किसने? मंगल पांडे ने। पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे। सबसे पहले क्रांतिकारी कौन से क्रांतिकारी फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को, यानी सबसे पहले फांसी इन्हीं को दी गई थी। सबसे पहले किनको फांसी दी गई थी? सबसे पहले इन्हीं को फांसी दी गई थी। याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार कहीं कहीं पूछा गया है, सबसे पहले किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को दी गई थी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, हाँ इन्होंने की थी। लाल रामचंद्र ने, ये भी आपका फिर बरकतुल्ला ने, हाँ ये तीनों ने की थी। किसने की? तीनों ने की थी, लेकिन आपसे ज्यादा ये पूछा जाता है हरदयाल का, तो इसमें आपका तीनों दिए तो आपका क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। इन्होंने किसकी गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो अमेरिका में की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में की थी। याद रखना कहाँ की थी? अमेरिका में की थी। याद रखना अमेरिका में की थी गदर पार्टी की स्थापना। आपसे पूछा जा सकता कहाँ की थी? अमेरिका में की थी गदर पार्टी की स्थापना। राइट। अब कब की थी? 1913 में की थी। कब की थी?
1913 में की थी, जो आपका दूसरे विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के पहले की थी, 1913 में की थी। कब की थी? 1913 में अमेरिका में की थी, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी ने भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले किया था? आपसे ऐसा यदि क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले नेतृत्व किसका किया था, कौन सा आंदोलन किया था, तो यदि वहां पर ये यदि भारत के बारे में पूछ रहा होगा तो भारत शब्द जरूर मेंशन होगा, नहीं तो सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका में की थी। कहाँ की थी? अफ्रीका में किया था, लेकिन वहां पे भारत शब्द यदि मेंशन है क्वेश्चन में तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो चंपारण किया था। कहाँ किया था? चंपारण किया था, जो किसानों के लिए उन्होंने किया था, जो आपका कहाँ था? बिहार में। कहाँ? बिहार में चंपारण का किया था। कहाँ किया था? बिहार में चंपारण किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपका। महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण में किया था। दूसरा उन्होंने किया था गुजरात में। कहाँ किया था? गुजरात में। गुजरात में किया था, जो आपका सत्याग्रह था। दूसरा क्या था? गुजरात में सत्याग्रह आंदोलन किया था। और ये आपका बिहार में कब किया था? ये देखिए, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे? अफ्रीका से आए थे ये 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। फिर ये मिले थे किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने बताते हैं, भाई पहले तुम पूरे देश का भ्रमण कर लो, क्योंकि ये उनके जो इनके राजनीतिक गुरु की बात की जाए ना, तो राजनीतिक गुरु कौन है? इनके राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने कहा था कि भाई तो पहले पूरे महात्मा गांधी जी पूरे क्या करो, आप पहले पूरे देश का भ्रमण करो, उसके बाद फिर उसकी समस्याओं को समझो, फिर जो करना हो करना। तो उन्होंने क्या किया? तो 1915 में आए, पूरे देश में भ्रमण किया, कई जगह सभाओं में बैठे रहे, उनसे मिली, बातचीत की, समझा। उसके बाद इन्होंने कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में चंपारण किया था। कब किया था? 1917 में आपका चंपारण किया था, याद रखना। कोई डेट इधर हो तो याद रखना। और 1918 में क्या किया था? सत्याग्रह किया था। 1918 में क्या किया था? 1918 में सत्याग्रह किया। थोड़ी इसमें कंफ्यूज हो रहा है, देख लीजिएगा। कब किया? 1917-18 में किया था। फिर आता बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह को किसने? सॉरी, बरदौली आंदोलन या बरदौली सत्याग्रह पूछ ले आपसे। बरदौली आंदोलन या बरदौली क्या कह दे? सत्याग्रह कह दे। क्या कह दे? यहाँ पे याद रखना आपको, क्या कह दे? सत्याग्रह कह दे, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है आपका, सत्याग्रह कहे या आंदोलन कहे। क्या कहे यहाँ पे? सत्याग्रह कहे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, सत्याग्रह आंदोलन। तो किसने किया था? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था? 1928 में किया था। कब किया था? 1928 में किया था। 1928 में किया था। और यहीं से इनको क्या मिली थी? सरदार की उपाधि मिली थी। बरदौली सत्याग्रह से किसने दी थी? महिलाओं ने दी थी। वहां के किन्होंने दी थी? महिलाओं ने इनको क्या कहा था? सरदार कहा था। सरदार की उपाधि कहां से मिली थी? 1928 में बरदौली आंदोलन, यही बरदौली सत्याग्रह के समय से मिली थी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग कहे या स्वर्ण काल कहे? क्या कहे? स्वर्ण युग कहे या स्वर्ण काल कहे? तो आपको समझ जाना है किसकी बात कर रहा है। गुप्त काल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन गुप्त काल की बात कर रहा है। आपसे चाहता है कि आप उसको गुप्त काल आंसर दो, राइट। इसको पहला जो मौर्य काल है, तो मौर्य काल आपको पता है कि मौर्य काल सबसे पहले इसको किसको? धनानंद को हरा करके क्या किया गया था? मौर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कहाँ की थी? मगध में। कहाँ की थी? मगध में की थी। कहाँ की थी? मगध में की थी, राइट, मगध में की थी। और घनानंद काफी, इसके पिता कौन थे घनानंद के? महापदम नंद कौन थे? महापदम नंद कौन थे? ये अपने आप को परशुराम कहते थे। क्या कहते थे? परशुराम की उपाधि लिए हुए थे। कौन थे ये? अपने आप को क्या कहते थे? महापदम नंद अपने आप को कहते थे परशुराम। क्योंकि क्या था ना, परशुराम भगवान जो थे, क्षत्रियों को कई बार धरती से विहीन किया था, क्षत्रिय विहीन की थी धरती को, तो उसी की वजह से ही अपने आप को क्षत्रियों को मारने में लगा था, क्षत्रियों को हटाता रहता था, खत्म करने में लगा था, इसलिए अपने आप को परशुराम की उपाधि धारण कर रखी थी। महापदम नंद ये कौन था? ये नंद वंश का कौन था? संस्थापक था। नंद वंश का क्या था? संस्थापक था और प्रथम शासक भी कहेंगे। और अंतिम कौन था? अंतिम आपका घनानंद था। अंतिम कौन था? घनानंद था, याद रखना है, राइट। और इनके बाद आता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे, जिन्हें क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं किसको? चाणक्य को। जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। नाम उसका अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी है? पुस्तक इनकी कौन सी है?
अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पर उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है राजनीति के बारे में। किसके बारे में लिखा गया है? राजनीति के बारे में। नाम उसका अर्थशास्त्र, लेकिन किसके बारे में है? राजनीति के बारे में। राज्य कैसे चलाना चाहिए, प्रशासन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी अनुसूची संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था कौन सा अनुसूची संबंधित है? तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पंचायती राज काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका किस संशोधन में है? 73वें संशोधन में है। तो आपका किस अनुसूची संबंधित है? 10वीं आपका किससे है? ये आपका दल बदल से है। किससे है? दल बदल से है। किससे? दल बदल से। किससे? दल बदल कानून से है, यानी दल बदल कानून से, याद रखना, दल बदल कानून से है, आपको याद रखना है, दल बदल से है। तो 11वीं किससे? 11वीं आपकी है इसी से, पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से है। पंचायती राज से पंचायत में कैसे काम करना चाहिए, कौन कौन से अधिकार होते हैं, इनके बारे में कहा गया है। किस संशोधन में है आपका? 73वें संशोधन में है। किसमें? 73वें संशोधन में है। कब किया गया 73वां संशोधन? 1992-93 किया गया था। तो आपको ये बताना है कब किया गया था 73वां संशोधन, ये आपको बताना है। अब 12वीं सूची की बात किया तो 12वीं सूची में किसके बारे में कहा गया है? इसमें कहा गया है जब नगर का होता है, नगर जिसको नगर पालिका कहते हैं आप लोग, नगर का स्थानीय सुशासन, नगर का स्थानीय सुशासन, याद रख, नगर का स्थानीय जो सुशासन होता है उसके बारे में बात की गई है। किसमें? 12वीं अनुसूची में बात की गई है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या फिर इसमें किसमें कौन संशोधन किया गया था? तो इसमें संशोधन किया गया था 74वां। कौन संशोधन किया गया था? 74वां संशोधन किया गया था, आपको याद रखना है, राइट। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? याद रखना, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो पहले आपका ऑप्शन आ रहा है ए। कौन सा ऑप्शन? ए। आप हाँ, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं आपकी? 80 सीटें होती हैं। कितनी सीटें होती हैं? लोकसभा में 80 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं? लोकसभा में 80 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं? 80 सीटें होती हैं, याद रखना। कितनी सीटें होती हैं? 80 सीटें होती हैं। आपका ये 31 आ रहा है, आपके किसमें है? 31 सीटें किसमें होती हैं आपके? ये होती हैं राज्यसभा में होती हैं। किसमें होती हैं? राज्यसभा में होती हैं। राज्यसभा में होती हैं। राज्यसभा में होती हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इनका होता है 6 वर्षों का। कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है, राइट। और लोकसभा के 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। विशेष तौर पर माना जाता है 5 वर्षों का होता है, याद रखना है। आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है आपके? तो हमारे जो राष्ट्रपति होते, उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़ जी। क्या है? जगदीप धनखड़ जी हैं, याद रखना, धनखड़ जी हैं। ये आपके क्या है? ये आपके राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं और भारत के राष्ट्रपति भी हैं, याद रखना है। क्या है? राष्ट्रपति भी है। अब बात आती है कि 404 404 क्या होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसमें? उत्तर प्रदेश विधानसभा में। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 404 हैं। एंग्लो इंडियन वाली सीटें यदि कम कर दी गई है तो क्या हो जाएगा? 403 हो जाएगा, याद रखना है। फिर आप चौथा 100 किसमें है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के किसमें है? यानी यूपी के विधान परिषद में। यूपी विधान परिषद में है। विधान परिषद में क्या है? विधान परिषद में है। विधान परिषद में कितनी है? 100 सीटें हैं, याद रखना। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के सीएम कौन है? यूपी के सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना है आपको। और यदि आपसे पूछ ले कि आपके उप राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के, गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, याद रखना है आपको। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन है आपके? आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी उपराष्ट्र। आपके कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल आपकी कौन है? ये आपकी राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, याद रखना है। पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री कौन थी? यदि फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी कौन थी? फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी आपकी कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी, याद रखना है। ये यूपी बस की नहीं, पूरे भारत की भी पहली महिला थी। और पहली राज्यपाल पूछे जाए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ
कौन फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत में भी और यूपी में भी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, याद रखना है, सरोजिनी नायडू थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? राजा चलिया समिति संबंधित है। राजा चलिया समिति किससे संबंधित है? आपका गरीबी से संबंधित है, कर सुधार से, वित्तीय सुधार से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जो राजस्व है आपकी कौन सी? गरीबी से। पहले आप सभी ऑप्शन को पढ़ लेते, उत्तर आपका अपने आप आ जाएगा। गरीबी से कौन संबंधित है? तो सुरेश तेंदुलकर। कौन सी? सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है गरीबी से। किससे संबंधित है? गरीबी संबंधित है। कर सुधार, कर सुधार किससे संबंधित है आपकी? तो ये किससे? राजा चलिया से। किससे है? राजा चलिया से संबंधित है। किससे? राजा चलिया से संबंधित है। राजा चलिया समिति संबंधित है, याद रखना, राजा चलिया समिति से संबंधित है। अब आपसे बात करें कि वित्तीय सुधार किससे संबंधित है? तो वित्तीय सुधार आपका किससे संबंधित हो जाएगा? ये सुधार आपका किससे संबंधित हो जाएगा? आपने याद रखा होगा नरसिम्हा। क्या? नरसिम्हा, नरसिम्हा, नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा आ जाए या नरसिम्हा आ जाए, याद रखना नरसिम्हा या नरसिम्हा, आपको याद रखना नरसिम्हा समिति से। किससे? नरसिम्हा समिति संबंधित है आपकी वित्तीय समिति। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था? राजा चलिया समिति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? आपका कर सुधार संबंधित। किससे संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको कह रहा पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना पीले क्या होते हैं? सरसों होते हैं। ऑयल आपका हल्का पीला होता है ना, तो किससे संबंधित है? तिलहन से। किससे संबंधित? जैसे तिलहन, तिलहन से यानी तेल से। किससे? तेल के लिए। किससे? तेल के लिए संबंधित, तिलहन संबंधित है पीली क्रांति, राइट। मत्स्य क्रांति, ये आपसे पूछ रहा मत्स्य, ये आपका मत्स्य किससे क्या संबंधित? मत्स्य से कौन सी क्रांति संबंधित थी? तो मत्स्य से आपकी नीली क्रांति संबंधित है। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। याद रखना कौन सी क्रांति आपकी हो जाएगी? नीली क्रांति। यानी इसमें क्या किया गया था? मछलियों का ज्यादा उत्पादन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया था। किसमें? नीली क्रांति में, जो कौन सी है? मत्स्य से संबंधित है, याद रखना है। बात करते हैं दूध से। दूध से कौन क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन करने के लिए, जानवर पालने के लिए कहा गया था। कौन सा क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है आपका दूध से। तो याद रखना है आपकी मुख्य क्रांति थी मत्स्य क्रांति। नीली क्रांति से संबंधित है, यानी मत्स्य से किससे संबंधित? नीली क्रांति से। तिलहन, तेल यानी किससे संबंधित है? आपका पीली क्रांति संबंधित। किससे संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है। दूध आपका श्वेत क्रांति संबंधित। आपका लास्ट में आ रहा है बागानी, बागानी यानी बागवानी, यह किससे संबंधित है? यह स्वर्ण क्रांति। क्या है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति की बात करें तो स्वर्ण क्रांति से कौन संबंधित है? तो आपके संबंधित है बागानी। बागानी यानी बागवान वगैरह किस संबंधित है? स्वर्ण क्रांति संबंधित है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को या शुक्र को, वरुण को या चंद्रमा को? तो हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन हमारा उत्तर अपने आप आ जाएगा। पृथ्वी क्या कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा। भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन, क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं, याद रखना है। अगला है आपका वरुण को। तो वरुण को क्या कहते हैं? वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं ना, याद रखना। चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्रमा, तो भाई इसको कहेंगे क्या, ये तो चंदा मामा है ना। कौन है? चंदा मामा। इसको क्या कहते हैं? चंदा मामा को हम क्या कहते हैं? ये आपका पृथ्वी का उपग्रह है। कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्यार से हम सभी लोग अपना चंदा मामा बना रखे हैं ना। अभी तो हमारा चंद्रयान 3 गया चंदा मामा से मिलने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? और नहीं है में बच्चों कंफ्यूज नहीं करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे बच्चे क्या करते हैं ना, नहीं है को भूल ही जाते हैं कि नहीं है, था ही नहीं है, बाद में घर में आते मिलाते हैं, ओ माय गॉड इतना बड़ा गलत हो, इतना सिंपल सवाल गलत हो गया। तो इसको पढ़ना आपको। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा नहीं है? चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश में है। यह कहाँ? चंद्रप्रभा कहाँ पे उत्तर प्रदेश में? वाराणसी में। कहाँ है आपका? वाराणसी में है, याद रखना।
वाराणसी में है आपका कौन सा, चंद्रप्रभा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। कहाँ, लखीमपुर खीरी में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है आपका, ये आपका सवाई में है। कहाँ है, सवाई में है। अब बात करते सवाई कहाँ है, लखीमपुर खीरी कहाँ है। तो वाराणसी और लखीमपुर कहाँ है आपके, ये दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपका ये कहाँ है, सवाई कहाँ है आपका, ये सवाई है ना भाई, ये आपका कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो गया, ये आपका सी नंबर सही हो गया कि निम्न में से आपका जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो रणथंभौर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो हैं, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, भूलना नहीं है। इसको कहते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये ज्यादा बार पूछा जाता है, लखीमपुर खीरी काफी बार आपसे पूछा भी गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। ये आपका साइंस संबंधित क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा सकता है। तो बताइए, ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है 1031.25 मिलीबार, 10 मतलब 1003.25 मिलीबार, या फिर आपका 1023.225 मिलीबार। ये पॉइंट लगे, ध्यान देना, ये पॉइंट है आपको 10 समझिए, जिसको बिंदु कहते हैं आप, पॉइंट है 1034.25 मिलीबार, याद रखना। 1034 कौन सा आपसे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है आपका, तो आपका होता है ए नंबर। कौन सा, ए नंबर सही है। 1031 क्या होता है, 1031.25 मिलीबार क्या होता है, 1031.25 मिलीबार होता है, याद रखना। 1025 मिलीबार होता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कुछ ज्यादा बढ़ गया है। अगला सवाल कह रहा है न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जानते हैं। न्यूटन का जो प्रथम का गति नियम है उसको हम क्या कहते हैं भाई। जब कोई वस्तु टाइट हो, अब कोई जैसे खड़ी है तो उसको हम धक्का नहीं देंगे तो क्या होगा, खड़ी रहेगी। या उस पर कोई कण, जैसे हम बात करते हैं न्यूटन के प्रथम नियम की, आप चादर जानते हो, चादर को आप फटकारते हो तो क्या होता है, उससे कण कण करके मतलब कण निकलते हैं, तो कण क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो उसके क्या क्या लगता है, जड़त्व का नियम लगता है। कौन लगता है, जड़त्व का नियम लगता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम को और क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, इन्होंने की थी दूरबीन की खोज। किसकी खोज की थी, दूरबीन की खोज, दूरबीन की खोज। न्यूटन किसका मात्रक है, आपको बताना है। न्यूटन किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। ये सर आइजैक न्यूटन का ही पूरा नाम न्यूटन है। तो न्यूटन का सर आइजैक न्यूटन का जो नियम है, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम, ये दोनों कहते हैं, दोनों कहते हैं किसको, गति के नियम को। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। आपको याद है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। आपका साइंस से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो बताइए संगमरमर का रासायनिक नाम, केमिस्ट्री नेम क्या होगा। मार्स गैस होगा, नहीं मार्स गैस नहीं होगा। ड्यूरेटियम ऑक्साइड ये भी नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ यही होगा। इनमें से कोई नहीं। तो यह तो हमारा परिवार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम 3 नदी दे रहे हैं, तो हम इनमें से देखते हैं कौन कौन सा है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, CaCO3 को संगमरमर कहते हैं। ये आपका क्या, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है आपका, ये आपका क्या है, D2O, जिसको क्या कहते हैं हम, कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर जल के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, कठोर जल के नाम से जानते हैं। किसको, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को जानते हैं। मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं, CH3, क्या CH4 होता है, क्या होता है, CH4 होता है। इसको क्या कहते हैं, CH4। आपने नाम जो CH4 लिखा था आपको पता हो गया होगा, याद आ गया होगा, ये तो हमें पढ़ा पढ़ा लग रहा है। ये कौन है, मीथेन है। क्या है, मीथेन को कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा का मात्रक ओम, एम्पियर, जूल, वाट। इनमें से देखते हैं कौन किसका है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, उत्तर अपने आप आ जाएगा। ओम किसका है, प्रतिरोध का है। ओम किसका है, प्रतिरोध का है। ओम किसका है, प्रतिरोध का मात्रक है। किसका है, प्रतिरोध का। इसका सिंबल कैसा होता है, इस प्रकार का होता है ना कुछ, ओम का। ये आपका ओम है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक है।
एम्पियर किसका है? एम्पियर आपका किसका है? विद्युत धारा का है। 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 किसका एम्पियर? विद्युत धारा का है भाई। जूल किसका है? जूल आपका किसका है? ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का होता है। कार का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का होता है या कार का होता है, याद रखना है। वाट ये आपका शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का होता है। शक्ति का होता है। अब आपसे मैं क्या कह रहा था? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। राइट आंसर बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड के नाम ने आपने सुना होगा, फिल्म देखते हो तो पक्का सुने होंगे। ऑस्कर अवार्ड किसमें दिया जाता है? आपका खेल प्रशिक्षण में, सिनेमा में, संगीत में, चिकित्सा में। किसमें दिया जाता है आपका? किसमें दिया जाता है आपका ऑस्कर पुरस्कार? पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, आंसर आ जाएगा। खेल प्रशिक्षक को कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य। कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। पुरस्कार दिया जाता है किसको? जो खेल को प्रशिक्षण देता है, मतलब सिखाता है बच्चों को, उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा जगत में कौन सा दिया जाता है? सिनेमा जगत में दिया जाता है, विश्व स्तर पर दिया जाता है, विश्व स्तर पर दिया जाता है आपका ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है विश्व स्तर पर। यदि राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में ये विश्व स्तर पर दिया जाता है। यदि भारत में बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिया जाता है? भाई आपको याद आ रहा होगा। राष्ट्रीय स्तर बताओ क्या होता है? राष्ट्रीय में आपको याद आ रहा ना, क्या होता है राष्ट्रीय स्तर में? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। किसमें आपका दिया जाता है? ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर भारत में दिया जाता है। ये विश्व स्तर पर दिया जाता है, विश्व में सिनेमा जगत में दिया जाता है। राइट आंसर ऑस्कर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? सिनेमा जगत में दिया जाता है। अभी भाई संगीत के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। क्या दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड कहो या पुरस्कार कहो एक ही बात है। इंग्लिश में अवार्ड हो जाता है, हिंदी पुरस्कार हो जाता है। तो कौन सा? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? तो भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में कौन दिया जाता है? धनवंतरी। कौन दिया जाता है? धनवंतरी। धनवंतरी कौन सा दिया जाता है? धनवंतरी। कौन सा दिया जाता है? धनवंतरी पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार किसमें दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धनवंतरी पुरस्कार, याद रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जर्मनी, यूनान। इनमें से क्या देख रखा है? ये देश का नाम दे रखा है। किसका नाम दे रखा है? देश का नाम दे रखा है और उसकी मुद्रा दे रखी है। क्या दे रखी है? मुद्रा दे रखी है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है, कौन सा मिल नहीं रहा है? फ्रांस की यूरो होती है। हाँ, फ्रांस की क्या होती है? यूरो होती है। राइट, फ्रांस की यूरो होती है, सही है। दक्षिण कोरिया की वान होती है, ये भी सही है। इजराइल की शेकेल होती है, पक्का, ये भी सही है। जर्मनी क्या होती है? जर्मनी की भाई ये आपका क्या हो गया? ये आपका मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। कौन सम्मिलित नहीं है? डी नंबर सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जर्मनी का क्या होता है आपने पढ़ा? जर्मनी का क्या होता है? आपका यूरो होता है। क्या होता है आपका? यूरो होता है जर्मनी का। ये युआन क्या है? ये मुद्रा है। युआन मुद्रा की ये मुद्रा है। ये कहाँ की होती है? ये आपकी चीन की होती है। चीन की युआन मुद्रा होती है, याद रखना है। याद रखना। आज क्लास में आपके कितने वीडियो थे? इतने, इस वीडियो में आपके पूरे इतने क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास होगी और आपको बताना है कि इसमें कैसे क्वेश्चन आपको समझ में आए और आपको लगता है कि कितना स्कोर आपका जा रहा, तो आपके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।